ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। तो पिछली क्लास में हमने देखा था ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। ऑटोमोबाइल एक स्वयं की शक्ति से चलने वाला वाहन है जिसे यह चलने की शक्ति एक पावर प्लांट या इंजन के द्वारा प्राप्त होती है और इसका प्रयोग यात्रियों तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित, आरामदायक तथा सस्ती यात्रा के लिए किया जाता है। इकोनॉमिक भी होनी चाहिए, ये इसकी एक मोटी मोटी परिभाषा थी। पर इंजन जो इसमें लगा हुआ है वो इंजन क्या है? इंजन एक मशीन है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रही है और ये जो हीट एनर्जी है उसको फ्यूल के जलने से प्राप्त हो रही है। तो फ्यूल क्या है? हाइड्रोकार्बन है, वो केमिकल है। जो तुम लोग घरों में गैस जलाते हो, खाना किस पे पकाते हो? गैस पे जलाते हो। या लकड़ियों पर भी जलाते हो तो वो भी कार्बन का एक रूप है, सूखी लकड़ियाँ। ये जो भी फ्यूल है ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। जब ये जल रहे हैं तो जलने के लिए आवश्यक क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जलती नहीं है पर जलने में सहायक है। जब तुम अपनी गैस को अपने किचन में जला रहे हो तो वहाँ पर किचन के जो वॉल्यूम है, उसका जो आयतन है, उसके बराबर हवा है, प्रचुर मात्रा में हवा है। पर यहाँ पर इंजन सिलेंडर के अंदर दहन हो रहा है। ये अंतर्दहन इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन। फिर आगे दो प्रकार के हो जाते हैं, एक इंटरनल कंबशन इंजन और एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजनों का प्रयोग ऑटोमोबाइल में नहीं होता है। ऑटोमोबाइल में किस तरह का इंजन प्रयोग हो रहा है? इंटरनल कंबशन इंजन, अंतर्दहन इंजन, जिसमें कि फ्यूल इंजन सिलेंडर के अंदर जल रहा है, वह भी क्लोज्ड सिलेंडर के, बंद सिलेंडर के अंदर। ये पूरी थर्मोडायनामिक्स ऑफ गैसेस के प्रिंसिपल पर ये सारा इंजन काम कर रहा है। तो इंजन सिलेंडर में जब सक्शन स्ट्रोक हो रही है तो उस समय जो डिप्रेशन क्रिएट हो रही है उसके कारण एयर फिल्टर से साफ हवा इनलेट मैनिफोल्ड, एयर पाइप इनलेट मैनिफोल्ड के रास्ते से वो पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर रही है, जबकि इनलेट वाल्व खुला हुआ है। ये जो वाल्व एक्चुएटिंग मैकेनिज्म है, ये किसके द्वारा वाल्व खुलते और जुड़ते हैं? वाल्व ट्रेन पूरी क्या है? केम शाफ्ट, टेपेट, पुश रॉड, देन रॉकर आर्म, देन वाल्व स्प्रिंग टेंशन। और बंद कैसे हो रहे हैं? वो वाल्व स्प्रिंग की टेंशन के कारण बंद हो रहे हैं। जब केम हट जा रही है तो रॉकर आर्म के पिछले वाले हिस्से से दाब हट जा रहा है और उसको जो वाल्व रिटर्निंग स्प्रिंग है वो अपनी टेंशन से वाल्व को बंद कर दे रहा है। और वाल्व में क्या गुण होने चाहिए कि वो रोटेशन होनी चाहिए उसमें, ताकि वह अपनी सीट पर कार्बन को जमा ना होने दे। और जो वाल्व गाइड और वाल्व के बीच में जो लुब्रिकेंट है उसकी फिल्म बराबर पूरे स्टेम में, पूरी परिधि में उसके लगे, ताकि वाल्व की घिसावट ना हो। वो जो वाल्व गाइड है वो बेल माउथ ना हो जाए, आगे से घंटी की तरह फैले ना, और वो लुब्रिकेंट अंदर भी ना जाए। इसके लिए वाल्व के पास ही, वाल्व गाइड के पास ही एक रबर की सीलें लगी हुई रहती, ठीक है ना। तो ये पूरी वाल्व ट्रेन पहले समझ चुके हो अच्छी तरह से। अब जो भी ये इंजन है, इंजन में क्या यूज हो रहा है? हाइड्रोकार्बन। और जब हाइड्रोकार्बन जल रहा है तो जलने के बाद वो इतने सारे बाई प्रोडक्ट बना रहा है। क्या क्या थे वो? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन, वाटर वेपर, पर्टिकुलेट मैटर एंड सूट पार्टिकल्स। इतनी सारी चीज़ें आफ्टर कंबशन बन रही हैं। ये जो इंटरनल कंबशन इंजन है ये थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैसेस के प्रिंसिपल पर कार्य कर रहा है। इसमें थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैसेस की सारी ही प्रोसेस हैं। एडियाबैटिक कंप्रेशन भी है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी यह काम कर रहा है। ऐसा इंजन जो भी पेट्रोल इंजन है वो किस पर काम कर रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम। और जो डीजल इंजन है वह कांस्टेंट प्रेशर पर काम कर रहे हैं।
एक जगह प्रेशर कांस्टेंट है और पेट्रोल इंजनों के लिए उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब कि एक तो अभी तुम्हें मैंने क्वेश्चन दिया था कि ये 475 SI इंजन है, इसका क्या मतलब हुआ? गुड। इंजन में 4 सिलेंडर हैं और उसका बोर डाया, प्रत्येक सिलेंडर का बोर डाया 75 mm है और इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रोक है 79.5 mm। ये एक्चुअल डेटा है। इसकी क्यूबिक कैपेसिटी निकालिए 1404.16, यानी इसको 1405 राउंड फिगर में बोलिए। ये इंजन कितने सीसी का हो गया? 1405 सीसी का इंजन हो गया। पर इसके एक सिलेंडर की, क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 सिलेंडर है, तो क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में कितनी पावर स्ट्रोक मिल रही है? कितनी पावर स्ट्रोक मिल रही है? यदि इंजन 4 हैं, सिलेंडर 4 हैं, तो पावर स्ट्रोक कितनी मिलेगी एक राउंड में? 2। गुड। और यदि नंबर ऑफ सिलेंडर 6 हैं तो? जोर से बोलो। 3। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ाते जाएंगे तो पावर स्ट्रोक हमें ज़्यादा प्राप्त होंगी। इससे क्या है? ज़्यादा पावर मिलेगी, उससे लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वाहन का, इंजन का आकार बढ़ेगा तो फिर वाहन का भी आकार बढ़ेगा, उसका व्हील बेस बढ़ेगा, उसका फ्रंट ओवरहैंग, रियर ओवरहैंग, उसकी ओवरऑल विड्थ, लेंथ, व्हील ट्रैक, सब कुछ उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो जैसे जैसे काम है ऑटोमोबाइल का, उसी हिसाब से फिर उसमें इंजन फिट होता है। ऑटोमोबाइल बोलने से बहुत बड़ा क्षेत्र ऑटोमोबाइल, सबसे ज़्यादा तीव्र विकास का क्षेत्र भी यही है, सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र भी यही है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र भी यही है। देश की संपूर्ण जीडीपी में इसका 7.3% से ज़्यादा का योगदान है और यह लगभग 32 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न पैदा करता है। कैसे? ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वहाँ पर भी लोग काम करते हैं। भले ही CNC मशीनें, सब ऑटोमेशन हो रही है, रोबोटिक्स यूज हो रही है, पर उसको प्रोग्रामिंग के लिए आदमी चाहिए, मशीन पे खड़े होकर काम करने के लिए आदमी चाहिए। बदला क्या? सिर्फ स्किल्ड चाहिए। वहाँ पर जो भी टेक्नीशियन चाहिए, क्या चाहिए? स्किल्ड चाहिए, जो मशीनों के निर्देशों को समझ सके, मशीनों को चलाने का तरीका उसको मालूम हो, मशीन को स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए, मशीन स्टार्ट हो जाए तो क्या क्या मॉनिटरिंग करनी है, और कार्य समाप्ति के बाद फिर किस तरह से मशीन को ऑफ करना है, फिर क्या क्या चीज़ें हर कार्य के एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, SOPs है, उसके निर्देश हैं, उन निर्देशों का पालन करना है। अब हम ऑटोमोबाइल को एक बड़े क्षेत्र में देखते हैं, इसको और विस्तृत करते हैं। ऑटोमोबाइल, फिर एरोप्लेन भी ऑटोमोबाइल है, ट्रेनें भी ऑटोमोबाइल है, जलयान भी ऑटोमोबाइल है, और सरफेस ट्रांसपोर्ट में प्रयोग होने वाले 2 व्हीलर से लेकर और मल्टी एक्सल जो ट्रक्स हैं, वो भी सब ऑटोमोबाइल है। इतना ज़्यादा अध्ययन थोड़े से समय में नहीं हो सकता, पूरा जीवन भर नहीं हो सकता। मनुष्य की आयु कम है, लर्निंग का टाइम कम है, तो इसलिए इसको फिर कई भागों में बांट दिया। जो एरोप्लेन्स वगैरह हैं उनको एरोनॉटिक्स में डाल दिया, क्योंकि उसमें एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग है, उसकी डिजाइनिंग है, उसकी एवियोनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन है, एंड मैनी मोर। उसे अलग कर दिया, ट्रेन्स का अलग कर दिया, शिप्स का अलग कर दिया, पर कई जगह पर शिप्स में तो अभी भी डीजल इंजन यूज होते हैं। तो इंजनों का आकार जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा, हमने फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। यदि इंजन का बोर डाया बढ़ा देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है रामकृष्ण? यदि हम उसका इंजन का बोर डाया डबल कर देते तो क्या हुआ था? इंजन की पावर कितनी बड़ी थी और पावर आउटपुट 4 गुना बढ़ जाती है। अगर लेंथ ऑफ स्ट्रोक को बढ़ा देते हैं तो कितनी बढ़ती है? यदि लेंथ ऑफ स्ट्रोक को 2 गुना करते हैं तो पावर आउटपुट 2 गुनी हो जाती है। यदि दोनों को बढ़ा देते हैं तो 2 गुना कर देते हैं तो 8 गुना हो जाती है। तो वो सब कैलकुलेशन कराने का मतलब क्या था?
वो यही था कि अलग अलग कार्यों के लिए, ट्रेन के लिए बड़ा इंजन चाहिए, उसमें बहुत सारे डिब्बे लगे हुए हैं। फिर ट्रेन में मालगाड़ी भी है जो कि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, तो उसके लिए बड़ा इंजन चाहिए। शिप को पानी में चलना है, पानी का प्रतिरोध लग रहा है उसके ऊपर। ये ऑटोमोबाइल जब सड़क पे चल रहा है तो इस पर सबसे ज़्यादा वायु का प्रतिरोध लग रहा है, जो उसके वेग के वर्ग के बराबर होता है। जब चढ़ाई पे चढ़ रहा है तो वहाँ पर ग्रेडियंट रेजिस्टेंस लग रहा है, प्लस इनर्शिया फोर्सेस पीछे की तरफ को लग रहे हैं, उसे पीछे को खींच रहे हैं, पर ऑटोमोबाइल को आगे जाना है, तो वहाँ पर टॉर्क ज़्यादा चाहिए। इंजन का आरपीएम बढ़ाने पड़ेंगे, गियर को डाउन करना पड़ेगा। वहाँ पर चौथे गियर में नहीं चढ़ेगा ऑटोमोबाइल, वहाँ पर थर्ड गियर में जहाँ तक जाना होगा उससे पहले ही सेकंड गियर लगाना पड़ेगा, ताकि वो निर्बाध रूप से चलता ही रहे। फिर देखा कि यहाँ पर अब ये घुटने सा लग गया, पिकअप बिल्कुल डाउन होने लग गया, तो एकदम से फर्स्ट लगाना है। ये नहीं जब वो रुक जाए तब फर्स्ट लगा रहे हैं, फिर वो पीछे को आने लगता है और दुर्घटनाएं होती हैं। तो इन निर्देशों का पालन करना है, टाइम टाइम पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है ड्राइवरों की, होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसलिए ये जानकारी सब पे, तुम्हें तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तुम्हें 2-2 साल होने वाले हैं अभी, फर्स्ट ईयर वालों को भी 1 साल होने वाला। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान होना चाहिए और दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। ठीक है, कम टू हियर। एक सिलेंडर की क्यूबिक कैपेसिटी क्या निकली थी? 351.04। मतलब क्या हुआ कि थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड जो है वो है 351.04, यानी 352 मोटा मोटी मान लो, 351 सीसी इसके अंदर हवा आनी चाहिए। पर इंजन अलग अलग आरपीएम पर चल रहा है, कभी वो 2000 आरपीएम पर चल रहा है, कभी 2500 आरपीएम पर चल रहा है, कभी 1000 आरपीएम पर चल रहा है, 800 आरपीएम पर चल रहा है। 800 पे उसकी आइडलिंग स्पीड रखी हुई है, 750 आरपीएम पर रखी हुई है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम एक्सीलरेटर पेडल को दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फ्यूल की मात्रा बढ़ रही है और थ्रॉटल वाल्व भी खुल रहा है। पेट्रोल इंजनों में थ्रॉटल वाल्व भी खुल रहा है, और जब थ्रॉटल वाल्व खुल रहा है तो उस रास्ते से हवा प्रवेश कर रही है। वो हवा हमेशा कितनी आनी चाहिए? 351 या 352 सीसी वो हमेशा उसके अंदर आनी चाहिए। परंतु जब हम आरपीएम बढ़ा देते हैं तो वाल्वों को खुलने के लिए बहुत कम समय मिलता है। वाल्वों का अपना इनर्शिया है, जो हवा आ रही है उसका अपना इनर्शिया फोर्सेज है, जो अंदर को हवा आ रही है उसके रास्ते में रुकावट है। फर्स्ट रुकावट क्या है? एयर फिल्टर या एयर क्लीनर, उसके बाद वो इनलेट पाइप की लेंथ, फिर इनलेट मैनीफोल्ड के रनर्स, और फिर वाल्वों के खुलने की जो जगह है, जिस रास्ते से हवा इंजन सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर रही है, वो पोर्ट का साइज, इनलेट मैनीफोल्ड के आंतरिक व्यास वो किस तरह का है, ये सारी चीज़ें अंदर जाने वाली यात्रा के अंदर जाने वाली हवा की मात्रा को प्रभावित करते हैं, ये सब कारक। तो ये सब यूं ही पता नहीं चल जाता, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इस पर काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। तभी हर एक मैन्युफैक्चरर की और हर एक असेंबलर की, हर एक वाहन निर्माता की और ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स की अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट होती है, जहाँ पर रात दिन यही रिसर्च होती है कि कैसे अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। यह सब क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी यह हाइड्रोकार्बन जल रहा है तो जलने के बाद जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये वायुमंडल में विक्षेपित हो रहे हैं और यह वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं। प्रदूषण के और भी बहुत सारे कारण हैं, जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं और भी कई चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जो कि प्रदूषण कर रही हैं। पर सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण नियंत्रण पर कार्य हो रहा है वो ऑटोमोबाइल में हो रहा है। वही है BS1, BS2, BS3, BS4 एंड BS6। वो गुणवत्ता सुधारी जा रही है, वायु की गुणवत्ता के सुधार के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। अब ये कैसे सुधारी जा रही है, इस पर क्या क्या काम हो रहे हैं? ऑटोमोबाइल में जो भी फ्यूल यूज हो रहा है ये है हाइड्रोकार्बन,
ये वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है, इस बात का पता 1950 में ही चल चुका था। तो जो अन्य देश हैं, यूरोपियन देश हैं या अमेरिका है, यहाँ ये शुरुआत से ही उस पर नियंत्रण लगने लगा। हमारा देश तो आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद बहुत सारी विभीषिकाएँ थी, काफ़ी स्थिति खराब थी, जैसे तैसे अन्य ये जितना भी ऑटोमोबाइल आया ये सब कहाँ से आया, ये विदेशों से आया। टाटा ने मर्सिडीज बेंज के साथ करार किया तो TMB नाम से अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, टाटा मर्सिडीज बेंज। महिंद्रा ने अमेरिकन कंपनी विली के साथ कोलैबोरेशन करके जीपें बनाना शुरू करा। इसी तरह से हिंदुस्तान मोटर्स ने ब्रिटिश कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके अपनी हिंदुस्तान एम्बेसडर आदि बनाना शुरू किया। फिएट के साथ कोलैबोरेशन करके प्रीमियर मोटर्स ने अपने उत्पाद बनाने शुरू करे। और साथ ही साथ जो इंडियन ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनका भी विकास हुआ। तो ऑटोमोबाइल में लाखों पार्ट्स लगते हैं, कितने प्रकार के फास्टनर लगते हैं, स्क्रू भी लगते हैं, डिफरेंट साइज के बोल्ट्स लगते हैं, नट लगते हैं, कई टाइप के फास्टनर्स तुम्हें हम पहले बता चुके हैं। इतने तो फास्टनर ही लगते हैं, कितनी किस्म की सीलें लगती हैं। वो सीलें कुछ ऑयल सील होती हैं, कोई ग्रीस को रोकती हैं, कोई पानी को ग्लैंड वाशर्स होती हैं, जो ग्लैंड सील्स होती हैं वो पानी को रोकती हैं। सिलेंडर हेड गैसकेट से हैं, एग्जॉस्ट इनलेट मैनिफोल्ड के गैसकेट से हैं। जहाँ जहाँ पर भी दो पार्ट्स आपस में मिल रहे हैं उनकी फास्टनिंग की जा रही है तो लीक प्रूफ जॉइंट के लिए वहाँ पर गैसकेट्स लगाए जाते हैं। और जितनी भी बार वो पार्ट्स खुलते हैं सर्विस के टाइम पर तो उतने बार फिर वो गैसकेट्स नई बदलनी चाहिए। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। ये जो हवा है एक्चुअल एयर रिक्वायर्ड और थ्योरेटिकली एक्चुअल एयर कंज्यूम्ड। और थ्योरेटिकली एयर रिक्वायर्ड। ये एक अनुपात है, इसका जो होना चाहिए वो है एक कांस्टेंट लैम्डा के बराबर। ये लैम्डा एक स्थिरांक है। थ्योरेटिकली जितनी हवा चाहिए उतनी ही हवा प्रवेश करनी भी चाहिए इंजन सिलेंडर के अंदर, तब भी बाई प्रोडक्ट बनेंगे ही। यदि हवा ज़्यादा होगी और फ्यूल की मात्रा कम होगी तब भी उसमें प्रॉब्लम आएगी। यदि हवा कम है और फ्यूल की मात्रा ज़्यादा है तब उस समय कुछ और बाई प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसको बिल्कुल हमेशा ये आइडियल मिक्सचर हो, रासायनिक रूप से एक आदर्श मिश्रण बने जिसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक मिक्सचर। ये होता है 14.6 आजकल की रिक्वायरमेंट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इमिशन कंट्रोल के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण सुरक्षा तथा धुआं नियंत्रण। यह मिक्सचर 14:6 से इतनी भाग हवा के और इतना इसके साथ पेट्रोल का मिश्रण बनना चाहिए। अभी मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया है ये कि परंतु स्टार्टिंग के लिए रिच मिक्सचर रिक्वायर्ड है। इंजन कोल्ड है, रात भर खड़ा था या कई दिन से खड़ा था, उसे स्टार्ट किया जा रहा है, तो उसे स्टार्ट करने के लिए रिच मिक्सचर चाहिए। वो लगभग 10:1 का चाहिए। इसमें तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, बननी ही बननी है। फ्यूल की मात्रा ज़्यादा है, हवा कम है, ये रिच मिक्सचर है। जो पुराने कार्बोरेटर थे उनमें जो एयर फ्यूल मिश्रण बनता था वो टोटली मैकेनिकल थे,
हैं, अभी भी मोटरसाइकिलों में यूज हो रहे हैं। अभी फ्यूल इंजेक्शन वाली प्रणाली सारे मोटरसाइकिलों में अभी फिट नहीं हुई है। हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं क्योंकि इन चीज़ों का आविष्कार हमारे यहाँ नहीं हुआ। इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए 1992 में जो ग्लोबलाइजेशन किया गया उसके बाद ही कोरियन कंपनी hyundai ने अपना पहला प्लांट लगाया। वो तो अच्छा, वो मारुति का जो 1984 में इंडिया में आई, वो एक माइलस्टोन है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। वो अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लेके आई और उसने जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले वाहन थे उनको मार्केट से ही बाहर कर दिया। अब फिएट की कोई गाड़ी दिखती है जो मुंबई में चलती थी, काली पीली टैक्सी, कहीं दिखती है? नहीं दिखती है। एम्बेसडर दिखती है हिंदुस्तान मोटर्स की, एक टाइम वो भारतीय सड़कों पे राज करती थी, अब वो गायब हो गई। तो जैसे ये विलुप्त हुए उसी तरह से इस पर्यावरण प्रदूषण के कारण कई जीव जंतुओं की प्रजातियां, कई पौधों की प्रजातियां भी विलुप्त हो गई। ग्लोबल वार्मिंग और ये क्लाइमेट चेंज, ये इसकी मुख्य जड़ है प्रदूषण। प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए ही फिर नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ और फिर वो कहलाई ऑटोमोटिव मैकाट्रॉनिक्स। अब ये इंजन है, इंजन के साथ हमने एक दो सिस्टम लिखने की जगह भी नहीं रहती। चलो, इसके साथ स्टार्टिंग सिस्टम है जो बैटरी से रिलेटेड है। स्टार्टर मोटर को, इंजन को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 150 एम्पियर करंट की आवश्यकता होती है। हॉर्न को भी 35 एम्पियर की आवश्यकता होती है। हेडलाइट को भी जलने के लिए आवश्यक होता है। वर्षा में चलने के लिए वाइपर मोटर्स होते हैं। हेडलाइट के साथ साथ टेल लाइट है, पार्किंग लाइट है, रिवर्स लाइट है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर लाइट है, केबिन लाइट है, नंबर प्लेट के ऊपर लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग है। ये सब कहाँ से ऊर्जा ले रहे हैं? एक 12 वोल्ट की बैटरी से ले रहे हैं। तो उस 12 वोल्ट की बैटरी को हमेशा सही सलामत रखने के लिए उसकी चार्जिंग की भी आवश्यकता होती है और वो चार्जर इंजन में ही लगा हुआ रहता है, अल्टरनेटर। तो और उसका पूरा चार्जिंग सर्किट होता है, उसमें रेगुलेशन होती है करंट की। अब ये पूरा ऑटोमोबाइल को हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया। अब समझ में आया ऑटोमोबाइल है क्या? इंजन के साथ ही इतने सारे सब सिस्टम्स हैं। मैंने इनलेट, इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम को यहां लिखा। इनटेक सिस्टम का मतलब है जो भी हवा या हवा फ्यूल का मिश्रण अंदर जा रहा है, इसकी गणना भी आवश्यक है। अब इसको हम दूसरे ढंग से देखते हैं। ऑटोमोबाइल क्या है? ऑटोमोबाइल में एक ड्राइवर है, दूसरा व्हीकल है। ऑटोमोबाइल क्या है? सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है। यह ड्राइवर क्या कर रहा है? वाहन को सिग्नल दे रहा, इनपुट सिग्नल्स दे रहा। ये उसे स्टार्ट करा, इग्निशन की को ऑन कर रहा, फिर उसके बाद उसे स्टार्टिंग वाली पोजीशन में लेके जा रहा है और वहां पर लिखा हुआ है कि डू नॉट प्रेस एक्सीलेटर व्हाइल स्टार्टिंग द इंजन। पर उसे अंग्रेजी पढ़नी आती नहीं है, वो ज़बरदस्ती अपने पैर से एक्सीलेटर को दबा रहा है। पुराना कोई आदमी है, नया भी है, तो वह एक्सीलेटर को दबा रहा है। तो इसका ड्राइवर जो इनपुट सिग्नल दे रहा है उसको, चाहे वो एक्सेलरेट कर रहा है, चाहे वो ब्रेकिंग कर रहा है, चाहे वो स्टीयरिंग एंगल दे रहा है लेफ्ट राइट टर्न करने के लिए या वाहन को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए, वो क्या हैं? इनपुट सिग्नल्स। वो वाहन को दिए जाने वाले हैं और वाहन को उसी तरह से उसका रिस्पॉन्स करना है। वाहन क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स कर रहा है और इस रेस्पॉन्स का कुछ इफेक्ट हो रहा, प्रभाव है। तो ये जो ट्रायंगल है,
यह सबसे इम्पोर्टेंट है। अब ऑटोमोबाइल क्या है, उसमें एक ड्राइवर है, एक व्हीकल है, और ड्राइवर और व्हीकल की जो बातें हो रही हैं आपस में, वही उसकी प्रतिक्रिया है, रेस्पॉन्स है, ऑटोमोबाइल का रेस्पॉन्स है। तो ड्राइवर क्या कर रहा है, इसे इनपुट सिग्नल दे रहा है व्हीकल को, और ड्राइवर के सिग्नल के अनुसार ही यह वाहन रेस्पॉन्स कर रहा है, और जो कुछ भी वो रेस्पॉन्स कर रहा है उसका एक प्रभाव हो रहा है। इसीलिए मैंने बोला था कि ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहा है, वो वाहन निर्माता द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना चाहिए उसको। उसे अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खान नहीं समझना चाहिए, ठीक है। उसे उन निर्देशों का हमेशा पालन करना चाहिए, तभी जो उसका प्रभाव है वह इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा, जिससे दुर्घटनाएं भी नहीं होंगी, प्रदूषण भी नहीं होगा, और वायुमंडलीय प्रदूषण भी नहीं होगा। जब जब इंजन ऑयल को चेंज करना है उसे चेंज करना चाहिए। यदि इंजन को स्टार्ट करने से पहले सुबह इंजन ऑयल का लेवल नापना है तो उसे नापना ही है। टायरों में इन्फ्लेशन प्रेशर जितना बोला गया है, निर्देशित किया गया है, उतना टायरों में इन्फ्लेशन प्रेशर होना चाहिए। यदि उसकी ग्रीसिंग करानी है टाइम टू टाइम तो उसकी ग्रीसिंग होनी चाहिए। ब्रेक फ्लूइड के लेवल की जांच होनी चाहिए। ब्रेक एंड स्टीयरिंग्स आर द कंट्रोल सिस्टम, वो एक नियंत्रण सिस्टम है, और वो जोड़ा है, साथ चलता है वो हमेशा। बाय द वे किसी कारणवश ब्रेक पुलिंग कर रहा है या ब्रेक थोड़ा सा देर से लग रहा है, कई कारण हो सकते हैं उसके, उस पर भी बात करेंगे। तो उस समय स्टीयरिंग से उसको संभाला जा सकता है। जो अच्छे पुराने एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं वो ये सारी क्रियाएं कर लेते हैं। दुर्घटनाओं में प्रति वर्ष सिर्फ ऑटोमोबाइल के द्वारा दुर्घटनाओं में 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है। उनमें से ज़्यादातर ये 2 व्हीलर राइडर होते हैं जो बिना हेलमेट के चलाते हैं और वाहन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते, इसीलिए दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये दुर्घटनाएं ना हो, इसलिए मैंने तुम्हें सेफ्टी के उतने प्रकार बताए थे कि ऑटोमोबाइल की सेफ्टी, ड्राइवर की सेफ्टी, को ड्राइवर की सेफ्टी, पैसेंजर की सेफ्टी, गुड्स की सेफ्टी, एनवायरनमेंट की सेफ्टी, पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी, इन सब का ध्यान रखते हुए तब ऑटोमोटिव मैकेट्रॉनिक्स का एक नई विधा का, एक नई इंजीनियरिंग का प्रादुर्भाव हुआ, विकास हुआ। वो पूरी तरह से गणितीय मॉडल है, मैथमेटिकल मॉडल है कि ये जो लीफ स्प्रिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, इनकी स्टिफनेस कितनी है, कितनी होनी चाहिए, टायर प्रेशर कितना होना चाहिए, इन्फ्लेशन प्रेशर बोलते हैं उसको, आम भाषा में टायर प्रेशर कह देते हैं। यदि वह कम बाकी होगा तो वाहन जब सीधा चल रहा होगा तो एक साइड को पुल करेगा। यदि अलाइनमेंट सही नहीं होगी उसके स्टीयरिंग सिस्टम की, उसके बुश कट गए होंगे, तब भी वो एक साइड को पुलिंग करेगा। यदि ब्रेक पैड टाइम पर बदली नहीं किए गए हैं या सही एडजस्टमेंट नहीं है तो आफ्टर ब्रेकिंग वाहन किसी भी तरफ को पुल करेगा। पर चलना कैसे चाहिए, वो सीधी रोड पे चलना चाहिए, सीधा चलना चाहिए। यदि हम चलते हुए वाहन के हाथ थोड़ी देर के लिए स्टीयरिंग छोड़ दें तब भी वह सीधा ही चलना चाहिए। पर वो थोड़ा बहुत सड़क में कैम्बर होता है, इस वजह से उसको थोड़ा स्टीयरिंग को पकड़ना पड़ता है। पर टेस्टिंग करते समय हम इस चीज़ को देखते हैं, यदि वो एक साइड दूसरी साइड पुल कर रहा है तो फिर जो जो भी निर्देश दिए गए हैं मैन्युफैक्चरर के द्वारा उनका पालन करना है। ये जो भी मैं तुम्हें जानकारियाँ दे रहा हूँ, डॉक्टर कृपाल सिंह जी एंड मैनी थैंक्स टू प्रोफेसर पी कृष्ण कुमार सर, IIT मैड्रास, उनके लेक्चर हैं 32 लेक्चर सर, तुम्हें देखने चाहिए वो सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से। यदि और गहराई में इसको समझना है तो हमारे पास टाइम नहीं होता।